Good afternoon, everyone. I can see a lot of people you have joined. Purijit, Kumar Divakaram, Pintu, Vivek Prakash, Shontu, Bhaskar, Zahurul, Anupam, Upen, Vivek Lal, Arnob, and Shonchit from here. Achha. We were actually going through the concept of automation, है ना? हम लोग ऑटोमेशन करने का जो तरीका है उसको लेके काम कर रहे थे, ऑटोमेट करना। तो ऑटोमेट द कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन को ऑटोमेट करने के लिए हम लोगों ने अलग अलग तरीका अपनाए थे। एक था कस्टम स्क्रिप्ट, एक तरीका था कस्टम स्क्रिप्ट, फिर और क्या था? Run command. और एक भी था Cloud init. ये था कॉन्फ़िगरेशन को ऑटोमेट करने का एक तरीका, है ना? कॉन्फ़िगरेशन को ऑटोमेट करने का ये एक तरीका था। बाद में जब हम लोगों ने ऑटोमेट द डिप्लॉयमेंट उसको लेके चर्चा कर रहे थे, तो यहां पे भी हम लोगों ने बोले कि दो तरीका है। एक थ्रू द VHD टेम्पलेट और सेकंड था थ्रू ARM टेम्पलेट। VHD टेम्पलेट कब इस्तेमाल होता है? VHD टेम्पलेट को कौन सा सिचुएशन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं? OS image के लिए, करेक्ट, operating system image. करेक्ट, टू बिल्ड आवर ओन OS इमेज, टू बिल्ड आवर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम इमेज। अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इमेज को बिल्डअप करने के लिए हम लोग VHD टेम्पलेट को इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे अबाउट ARM टेम्पलेट। और ARM टेम्पलेट किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? ARM टेम्पलेट मेनली गेट यूज्ड टू हैव identical hardware setup for multiple virtual machines. मल्टीपल वर्चुअल मशीन के लिए अगर आइडेंटिकल हार्डवेयर सेटअप चाहिए तो हम लोग ARM टेम्पलेट को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो चलो आज ARM टेम्पलेट को लेके चर्चा करेंगे। वैसा एक चीज बोलूं, ARM template itself is a vast subject. ARM template itself is a vast subject, vast topic. ठीक है, तो हम लोग का जो टाइम है, ये 2 घंटा 2.5 घंटे का जो टाइम लिमिट है, उसमें इट इज नॉट पॉसिबल टू कवर अप ईच एंड एवरी nooks एंड कॉर्नर ऑफ AM template. ठीक है, बट सिंस दिस इज अ वे
ये एक जरिया है फॉर ऑटोमेशन। तो एट लीस्ट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कवर अप एज मच एज पॉसिबल। और सिर्फ कवर अप नहीं, हम लोग अपना टेम्पलेट को लिखेंगे भी और उस टेम्पलेट के जरिए अपना वीएम को डिप्लॉय भी करके देखेंगे। ठीक है, हम लोग अपना टेम्पलेट लिखते हुए उसे डिप्लॉय भी करके देखेंगे। फिलहाल एक स्लाइड शेयर करता हूं। ठीक है, फिलहाल एक स्लाइड शेयर करता हूं, देखना। एआरएम टेम्पलेट यानी कि एज्योर रिसोर्स मैनेजर टेम्पलेट। अब कौन सा काम पे लगते हैं? If you need a way of deploying infrastructure as a code to Azure, then Azure Resource Manager template are the obvious way of doing it simply and repeatedly. ठीक है, ये एक तरीका है। ठीक है, ये एक तरीका है कि लेट्स कन्वर्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड, और उसके बाद लेट अस टेक द हेल्प ऑफ सम सॉर्ट ऑफ डिप्लॉयमेंट इंजिन जो कि उस कोड को रीड करेगा और उस कोड को रीड करके उसमें जो डिजायर स्टेट को बताए गए, इट विल वेरीफाई विद द करंट स्टेट ऑफ माय इंफ्रास्ट्रक्चर। और जैसे जैसे थ्रू द डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट हमने अपना टेम्पलेट को बनाए हैं, उसमें कोड लिखे हैं, तो उस हिसाब से वो मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर को मेरा पसंदीदा स्टेट में लेके जाएगा। ठीक है, दीज आर द मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच है ये, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लागू होता नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ दे कैन बी पैरेलली इंप्लीमेंटेड फॉर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग ऑल्सो। हर एक में इसका लागू हो सकता है, कॉन्फ़िगरेशन एज ए कोड, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड। वैसे एक पॉपुलर टूल है फॉर परफॉर्मिंग दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी, उसका नाम है टेराफॉर्म। ठीक है, बेसिकली दिस इज अ पॉपुलर टूल जिसके जरिए हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करते हैं, चाहे वो क्लाउड बेस हो या डेटा सेंटर बेस हो। ठीक है, तो इट इज बेसिकली एन इनबिल्ट टूल दैट इज बीन प्रोवाइडेड बाय एज्योर, जिसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द सेम पर्पस। अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड एज्योर में अप्लाई करें और उसके लिए हम लोग एज्योर का ही इनबिल्ट जो सर्विसेज है उसको इस्तेमाल करते हुए ये काम को एग्जीक्यूट करना चाहे, तो आई कैन हैव ARM टेम्पलेट। नाउ ARM टेम्पलेट, they basically define the object that we want, their type, the names and properties in a JSON file। ठीक है, जिसे ARM API जो कि इस इंस्ट्रक्शन को रीड करते हैं। ठीक है, इस इंस्ट्रक्शन को रीड करके उसको इंप्लीमेंट करते हैं। मैं एक चीज बोलूं कि हाउ डज एज्योर दैट बेसिकली वर्क्स, ये जो एज्योर प्लेटफॉर्म में काम कैसे होते हैं। देखो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली एक ब्राउजर का सहारा लेते हैं। ठीक है, और ब्राउजर के सहारा लेते हुए हमारे पास एक इंटरफेस आते हैं। उस इंटरफेस में हम लोग जो टूल हमें मिलते हैं, ठीक है, ये जो ब्राउजर बेस्ड टूल जो हमें मिलते हैं, उस टूल में हम लोग कुछ सेटअप का इंफॉर्मेशन डाल देते हैं। Right? That basically a kind of web-based API, basically some sort of form you can say, which basically collects the information based on the browser that we have provided. Then whatever instruction that we have provided, they have been collected through some web-based API, and it gets submitted to a component called Fabric Controller। ठीक है, एज्योर फैब्रिक कंट्रोलर। अब ये एज्योर फैब्रिक कंट्रोलर क्या है, देखो। एज्योर फैब्रिक कंट्रोलर,
Guys, let me take you to the Azure का जो अपना डॉक्यूमेंट है. हाउ डज Azure वर्क, Azure काम कैसे करते हैं. ठीक है, Azure काम कैसे करते हैं. So Azure is the Microsoft Cloud public cloud platform, and Azure offer a large collection of services which include the platform service, infrastructure service, then managed database service capability, etc. यहाँ पे एक नाइस वीडियो है. फाइन, आई एम जस्ट शेयरिंग द लिंक विथ यू. ज़्यादा बड़ा नहीं है, बाद में कभी एक बार देख लेना इस वीडियो को, थोड़ा कभी देख लेना. ठीक है, इंफॉर्मेटिव है, इसको देख लेना, इंफॉर्मेटिव है. नहीं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ. ऐसा नहीं कि देख लेना बोल के मैं छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं है. ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ. देखो, now the entire Azure infrastructure that mainly works based on a concept of virtualization. ठीक है, the entire Azure infrastructure, especially for infrastructure as a service component, you know, they basically works, fine, they basically works for on a concept called virtualization. और ये virtualization concept हम लोग को ऑलरेडी मालूम है. फाइन, ये concept of virtualization that is already known to us. Yes or no, please tell me. Or no? Yes, sir. YOLO. So बाय मिस्टेक हो गया था, सॉरी. ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ गए. ठीक है, तो एड्स बेसिकली रिलाई ऑन समथिंग कॉल्ड वर्चुअलाइजेशन. इट रिलाइज ऑन समथिंग कॉल्ड वर्चुअलाइजेशन. और वर्चुअलाइजेशन किसके ऊपर बेस करके काम करते हैं. वर्चुअलाइजेशन बेसिकली वर्क्स बेस्ड ऑन ए कॉन्सेप्ट कॉल्ड हाइपरवाइजर. यू हैव द हाइपरवाइजर, दैट इज द अंडरलाइंग सॉफ्टवेयर, जो कि अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर का जो फिजिकल कंपोनेंट है, उस फिजिकल कंपोनेंटों का वर्चुअलाइज इंस्टेंस बनाते हुए, ठीक है, उसके ऊपर अपना जो रिसोर्स जो हम मांगते हैं, चाहे वो वर्चुअल मशीन हो, चाहे वो स्टोरेज हो, चाहे वो नेटवर्क हो, कुछ भी हो, वो हमें प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, अब हम लोग तो डायरेक्टली हाइपरवाइजर को इंस्ट्रक्शन नहीं भेज सकते, तो हम लोग कैसे काम करते हैं. तो वी बेसिकली वर्क्स ऑन एन एपीआई. We basically works on an API, and that API is basically been provided by the browser through which we log into the Azure portal. Azure portal में we basically use the API, and API pass that information to some sort of orchestrator. ठीक है, some sort of orchestrator जिसके पास ये information को भेजा जाता है. Now on every data center there is a service that runs, जिसका नाम है फैब्रिक कंट्रोलर. फाइन, दैट्स नेम इज फैब्रिक कंट्रोलर. नाउ ऑर्केस्ट्रेटर बेस्ड ऑन द पैरामीटर, हमने जो मांगे हैं उसके ऊपर बेस करके, इट बेसिकली गोज टू द रेस्पेक्टिव फैब्रिक कंट्रोलर टू फाइंड आउट व्हाट आर द रिसोर्सेज फ्रॉम दैट डेटा सेंटर इट कैन गेट, एंड अकॉर्डिंगली जो उसे लगे कि एज पर द यूजर्स रिक्वायरमेंट यही वाला डेटा सेंटर सबसे बेहतर डेटा सेंटर है, वो उस इंस्ट्रक्शन को उस फैब्रिक कंट्रोलर को भेजते हैं. नाउ फैब्रिक कंट्रोलर पिक्स अप द इंफॉर्मेशन एंड देन इंस्ट्रक्ट द हाइपरवाइजर ऑफ द रेस्पेक्टिव वीएम. देखो, एक डेटा सेंटर में, ठीक है, हमारे पास जो आर्किटेक्चर है, उस आर्किटेक्चर में वी कैन हैव मल्टीपल मशीन्स है ना. ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो हमको डेटा सेंटर में मिलते हैं, उसमें एक एक मेन फ्रेम कंप्यूटर में नाना करते हुए कम से कम 32, 48, 64 नंबर्स ऑफ सर्वर हमको इन लिंक मिलता है. ब्लेड, सर्वर ब्लेड या सर्वर रैक हमको मिलते हैं. तो उसमें एग्जैक्टली कौन सा वाला सर्वर में ये काम बनना है, तो उस मशीन में जो हाइपरवाइजर रन हो रहा है उसको वे इंस्ट्रक्शन पास ऑन करते हैं, एंड अकॉर्डिंगली ये जो हाइपरवाइजर है
वो उस एक्टिविटी को परफॉर्म करके हमारा जो चाहत है, यानी कि जो रिसोर्स हमने मांगे है, उस रिसोर्स को बेसिकली वो बना देते हैं. Now, once the resource has been created, once again they get associated with the API, and through that web browser we can start interacting with that device. तो ये जो बैक एंड में काम जो होगा, उसके लिए जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, it actually goes into using a concept called infrastructure as a code. इनफैक्ट हम लोग जब अपना रिसोर्स को बनाना चाहते हैं, ठीक है, हम लोग अपना रिसोर्स जब खुद बनाना चाहते हैं, Azure platform actually does the same thing for us. It does the same thing for us. ये जो ब्राउजर हमने ओपन किए, उसमें हम फॉर्म फिलअप करते गए, हमको ये लोकेशन चाहिए, हमको ये साइज चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको ये चाहिए. They actually gives an instruction. They are being picked up and then they actually get converted into the respective parameters and then get converted into code. बस वही कोड बैकएंड में सबमिट किया जाता है, जो कि वाया फैब्रिक कंट्रोलर थ्रू हाइपरवाइजर हमको अपना जो डिजायर्ड रिसोर्स वो हमें प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो देखो ये जो पिक्चर हमने यहाँ पे रखे हैं, इट बेसिकली डिस्क्राइबिंग द सेम थिंग. वी यूज Azure portal. Through the portal we export the template. Either we export the template or the template that gets built up from the instruction that we provide, वही वाला template ये Azure platform में भेजते हैं और वहीं से अपना रिसोर्स ग्रुप, अपना जो रिसोर्स, ये सारे रिसोर्स बन जाते हैं. ठीक है. Now what is ARM and what are the ARM template? ये ARM क्या है? सबसे पहले ये तो जान लू ये ARM क्या है, Azure रिसोर्स मैनेजर होते क्या है, तब ना ARM टेम्पलेट का बारे में हम लोग बात करेंगे. देखो, Azure is managed using API. Azure is actually get managed using an API. तो ओरिजिनली इसका मैनेजमेंट जो होता था, ये होता था थ्रू Azure सर्विस मैनेजमेंट API और ASM, जो कि ये सारे डिप्लॉयमेंट को कंट्रोल करता था. तो उसे हम लोग बोलते थे द क्लासिक डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म. अभी भी तुम देखोगे जब हम लोग रिसोर्स को सिलेक्ट करते हैं, कहीं कहीं तुम देखोगे नेटवर्क, नॉर्मल वर्चुअल नेटवर्क क्लासिक, वर्चुअल मशीन में भी देखोगे वर्चुअल नेटवर्क देन क्लासिक, ऐसा करके दिखाया जाता है. तो क्लासिक मतलब इट इज बेसिकली व्हाट यूज्ड टू गेट यूज्ड इन दोस अर्लियर डेज, जब ये जो मैनेजमेंट एपीआई जो था उसका नाम था Azure सर्विस मैनेजमेंट एपीआई और ASM. बाद में इसे हम लोग रिप्लेस किए विथ Azure रिसोर्स मैनेजर और ARM API. तो ऑल द रिसोर्सेस जो कि ARM API मैनेज करते हैं, दे आर द ऑब्जेक्ट्स इन Azure such as the network card, the virtual machine, the hosted database and other things. देखो, why this change? Obviously जब कुछ change होता है, for the benefit ही change होते हैं. तो the main benefit of the ARM API, that is that we can deploy several resources together in a single unit, and that the deployment is idempotent. Now, do you know what does idempotent means? यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल किया गया, देखो idempotent. अब ये idempotent या idempotency, do you know what does that mean? idempotent का मतलब क्या है? Any idea, guys? What is idempotent? No, sir. Vivek, any idea? नहीं सर. विवेक, और एक है विवेक, एक है विवेक. विवेक, एनी आइडिया? विवेक लाल, कहाँ हो भाई? मेरे को लगा ये लॉजिकली है, फिलहाल फिजिकली है नहीं.
पिंटू, एनी आइडिया व्हाट इज idempotent? नहीं सर। दिवाकरम, एनी आइडिया? कुमार, सौरभ, No, sir. No idea. why responding so slow? Upen, नो आइडिया सर। फाइन। तो चलो गेट आइडिया, गेट आइडिया, नो आइडिया तो गेट आइडिया। idempotent, हमने बोले हमें एक नेटवर्क बना दो और उसके भीतर एक वीएम दो। Now for the first time when we build up the virtual machine, ठीक है, when we build up the virtual machine, याद है ना related resource बोल के हमने कुछ बोले थे, related resource, the criterias that need to be remembered when we create a virtual machine, एक उसका नाम, एक उसका लोकेशन, एक उसका साइज, ऐसा करके फिर हमने बोले थे द रिलेटेड रिसोर्स, यानी कि वो वर्चुअल मशीन जब बनेगा उसके साथ साथ और कौन कौन बनेंगे। क्योंकि जब हम लोग एक वर्चुअल मशीन को बनाते हैं, ठीक है, जब हम लोग एक्चुअली एक वर्चुअल मशीन को बनाते हैं, वो वर्चुअल मशीन हमें क्या देते हैं, व्हाट इट प्रोवाइड्स, वो हमें वर्चुअल सीपीयू देते हैं और साथ साथ रैम देते हैं। फाइन, मगर अगर हम बाजार में गए, एक मदरबोर्ड लिए, सीपीयू लिए, रैम लिए, पावर सप्लाई लिए, मगर कोई हार्ड डिस्क नहीं लिए, कोई एनआईसी नहीं लिए, कुछ भी नहीं लाए और घर में आके उसको फिट करके पावर लगा दी, तो मेरा काम बनेगा? नहीं बनेंगे। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए डिस्क, हमें चाहिए नेटवर्क, एनआईसी, और अगर हमको इंटरनेट में कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करना हो तो हमें पब्लिक आईपी एड्रेस भी चाहिए, है ना? ऐसा बहुत कुछ चाहिए। सो दीज आर बेसिकली द रिलेटेड रिसोर्स, दे आर द रिलेटेड रिसोर्स। अच्छा, और एक चीज भी चाहिए, दैट इज अ नेटवर्क, जहां पे थ्रू द एनआईसी हम लोग अपना वीएम को रखेंगे। So these are the component which are actually going to get created जब हम लोग अपना VM को बनाएंगे, है ना? अभी देखो, फॉर द फर्स्ट टाइम जब हम लोग एक VM को बनाते हैं तो क्या होते हैं, ये सारे रिसोर्स एक साथ बनते हैं। बोला हम लोग देखे भी, वो जो लास्ट में जो दिखाते हैं द डिप्लॉयमेंट प्रोसेस गोइंग ऑन, उसमें दिखाते भी है कि सबसे पहले नेटवर्क बनते हैं, उसके बाद एनआईसी बनते हैं, एनआईसी के लिए अच्छा और एक चीज भी बनते हैं यहाँ पे, एनएसजी, द सिक्योरिटी ग्रुप, यानी कि सिक्योरिटी देने के लिए जो इंटरनल फायरवॉल, जहां से हमको सिक्योरिटी मिलते हैं, ये सारे चीज बनते हैं और हमको दिखता भी है। अब देखो, अपार्ट फ्रॉम दिस, इसको छोड़ के बाकी सारे चीज यूनिक होना जरूरी है। नेटवर्क को छोड़ के एक एक इंडिविजुअल मशीन के लिए उसका वीएम, डिस्क, एनआईसी, पब्लिक आईपी, guys, you can see Tuhin sir is sharing the username and password. He has already shared the username and password in the group. ठीक है, तो जिन्होंने इसको इस्तेमाल कर रहे हो, ग्रुप में ही लिख दो कि आई एम यूजिंग दिस वन, so that we can have a track how many people is sharing this one, because we have some maximum number limit कि how many people can share. तो जब मल्टीपल वीएम बनाएंगे तो फर्स्ट टाइम जब बनेगा ये सारे चीज एक साथ बनाएंगे।
मगर नेक्स्ट टाइम जब हम बनाएंगे, पता नहीं तुम लोग ध्यान दिए हो या नहीं, ये बनता नहीं है, नेटवर्क बनते नहीं है, वीएम बनते हैं, डिक्स बनते हैं, एनआईसी बनते हैं, पब्लिक आईपी भी बनते हैं अगर हम लोग आईपी एड्रेस लेना चाहते हैं, एनएसजी भी बनते हैं, मगर नेटवर्क नहीं बनते। क्यों? बिकॉज इट इज ऑलरेडी देयर। सो इट ओनली मेक्स द चेंज which is not there, and if the thing is already there, the resource that I want, अगर वो ऑलरेडी उपलब्ध है तो वो नहीं बनता है। इस नेचर को बोला जाता है आइडेम्पोटेंसी। फाइन, आइडेम्पोटेंसी। तो ये आइडेम्पोटेंसी हमको जो देते हैं वही आइडेम्पोटेंट है। Guys, is it clear now? Is it clear? अगर वो अपना डिजायर स्टेट में है तो वो कुछ चेंज करेगा नहीं, और अगर डिजायर स्टेट में नहीं है तो चेंज होंगे। So the main benefit of ARM API that we can deploy several resources together in a single unit, and that the deployment are idempotent. So in that the user declare the type of the resource, what name to use, and which properties it should have. Now the ARM API either create a new object that matches those details or change an existing object which has the same name and type to have the same property. अगर वो ऑलरेडी है और उसमें अगर थोड़ा सा परिवर्तन करना हो तो वो चेंज करेंगे, और अगर वो नहीं है तो इट विल नॉट मेक द चेंज। Now ARM template are the way to declare the object that you want, the type, the name, the property in a JSON file which can be checked into source control and managed like any other code file. ठीक है, तो इसे हम लोग ये जो सोर्स कंट्रोल रिपोजिटोरीज जो होते हैं ना उसमें भी रख सकते हैं, क्योंकि आखिर ये तो कोड ही है, बट दे आर बीन रिटन इन अ डिफरेंट फॉर्मेट। सो ARM template are what really gives us the ability to roll out Azure infrastructure as a code. ठीक है, इसलिए देखो मैं पहले ही बोले थे कि if I want a way to deploy the infrastructure as a code in Azure, then ARM template are the obvious way to doing it simply and repeatedly. Now ये टेम्पलेट क्या कर सकते हैं और ये टेम्पलेट क्या नहीं कर सकते, ये समझना भी जरूरी है। ठीक है, कभी कभी कोई सोचता है भाई ये टेम्पलेट है तो भगवान है, इसके जरिए हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। फाइन, ये भगवान है और इसके जरिए वी कैन डू एवरीथिंग। नो, वी कैन नॉट डू एवरीथिंग, वी कैन नॉट डू एवरीथिंग। सो लेट अस सी व्हाट द टेम्पलेट कैन डू। एन ARM template can either contain the contents of an entire resource group, or it can contain only one or more resource from the resource group. So when a template is deployed, you have the option of either using a complete or incremental mode. याद रखना, you can either use it in complete mode or you can use it into incremental mode. complete mode में क्या है कि ये replace कर देते हैं। ठीक है, कंप्लीट मोड में क्या है कि ये रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, ये डिलीट कर देता है, जो नहीं है उसको डिलीट कर दो और जो रहने के लिए बोला गया वो ही रखो, और अगर कुछ ऐसा है जो मेरा टेम्पलेट में नहीं बोला गया इसको रहना है तो उसको डिलीट कर दो। और इंक्रीमेंटल मोड में क्या है कि अगर कोई ऐसा परिवर्तन है जो नया कुछ डाले है मगर एग्जिस्टिंग को हटा दिए, तो वो नया चीज डालेंगे मगर एग्जिस्टिंग को हटाएंगे नहीं, डिलीट नहीं करेंगे, उसे भी रख देगा मेरा रिसोर्स ग्रुप में, जिसको बाद में हमें मैनुअली डिलीट करना पड़ते हैं। देखो इसका एक सुविधा है, सुविधा ऐसा है कि आई विल नॉट लूज एनी इंफ्रास्ट्रक्चर, मगर इसका उल्टा साइड ये भी है, डाउन साइड ये भी है कि अगर हम भूल गए उसको डिलीट करने के लिए,
ठीक है, अगर हम भूल गए उसे डिलीट करने के लिए तो हमें उसका पैसा भरना है। ठीक है, तो आइडियल डिप्लॉयमेंट है कंप्लीट मोड, मगर इसका मतलब यही नहीं कि वी नीड टू हैव अ गुड ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन। उसका मतलब यह है कि आई नीड टू हैव अ गुड ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन विथ एटलीस्ट वन टेस्ट एनवायरनमेंट, जहां पे आई कैन वैलिडेट द टेम्पलेट इज नॉट रिपिंग द हार्ट ऑफ आवर ब्यूटीफुल प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। क्योंकि इसका डिफॉल्ट मोड है कंप्लीट, जो कि डिलीट कर देगा, इसलिए इंप्लीमेंट करने से पहले हम लोग को यह सावधानी बरकरार रखना है कि अगर मैं उसको अपना प्रोडक्शन में डिप्लॉय कर दूं और वो अगर मेरा कोई एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डिलीट कर दे, ठीक है, तो उसके लिए कितना इफेक्ट अपना इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा, वो इंप्लीमेंट करने से पहले चेक कर लेना बेहतर है। अब ये टेम्पलेट क्या नहीं कर सकते हैं, देखो ARM टेम्पलेट बेसिकली डिजाइन टू डिप्लॉय रिसोर्स, बट इट इज नॉट डिजाइन टू डिप्लॉय कोड ऑन टू द रिसोर्स। मतलब I can build up a SQL server, but I cannot install or create a database into the SQL server using ARM template। ठीक है, अगर हमको बोलो कि आप मेरे को एक SQL सर्वर बना दो जिसमें ये क्राइटेरिया रहेगा, दैट आई कैन डू। अभी अगर बोलोगे यही टेम्पलेट के जरिए अब उसमें मेरे को डेटाबेस भी बना दो, डेटाबेस हम नहीं बना सकते हैं, I cannot build up the database। ठीक है, to save time when designing the solution, it is important to understand that ARM API is used simply for resource and we need to use some other technology, जैसे disaster configuration, PowerShell, कुछ भी जैसे कस्टम स्क्रिप्ट वगैरह वगैरह, जिसके जरिए हम लोग पोस्ट डिप्लॉयमेंट जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग होते हैं उसको मैनेज कर सकें। Now let us see the structure and syntax of the ARM template। ठीक है, let us see the structure and syntax of the ARM template। देखो एकदम सिंपल फॉर्मेट में अगर जाओगे, a template generally have these components: the schema, the content version, the parameters, the variables, the resources and the output। ठीक है, so these are basically the elements on which टेम्पलेट को लिखा जाता है। टेम्पलेट को जब हम लोग लिखते हैं हम लोग यही वाला एलिमेंट को इस्तेमाल करते हैं। अब एक एक करके हर एक एलिमेंट के बारे में बताते हैं। ठीक है, एक एक करके चलो हर एक एलिमेंट के बारे में हम बताते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ स्कीमा। देखो ये वाला एलिमेंट कंपलसरी है, ये वाला एलिमेंट कंपलसरी है, क्योंकि ये हमें बताते हैं द लोकेशन ऑफ द जेसन स्कीमा फाइल, जो कि हमको टेम्पलेट में कौन सा लैंग्वेज वर्जन को इस्तेमाल करना है वो डिफाइन करेंगे। वैसे भी हमें दो टाइप का स्कीमा मिलते हैं, हमें दो टाइप का स्कीमा मिलते हैं, एक रिसोर्स डिप्लॉयमेंट के लिए स्कीमा और सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट के लिए स्कीमा। ठीक है, तो इसलिए अगर हमें रिसोर्स को लेके काम करना है तो आई नीड टू फाइंड आउट द एप्रोप्रिएट स्कीमा जो कि हमें रिसोर्स डिप्लॉय करने के लिए मदद करेंगे, एंड ऑल्सो द लैंग्वेज। ऐसे सब्सक्रिप्शन के लिए भी उसका अलग सा स्कीमा होते हैं। Then you have the content version।
कंटेंट वर्जन ये भी कंपलसरी है, कंटेंट वर्जन भी कंपलसरी है। नाउ रिमेंबर, an ARM template is nothing but a JSON फाइल जहां पे हम लोगों ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को इन ए फॉर्म ऑफ अ कोड लिख के रखे हैं। सो बेसिकली हम लोगों ने कोड लिखे हैं, ठीक है। ये जो वर्जन कंट्रोल जो रिपोजिटोरीज है जैसे गिटहब वगैरह, उसमें क्या रखता है, हम लोग कोड को स्टोर करते हैं, है ना। हम लोग वहां पे कोड स्टोर करते हैं, तो वहां पे जैसे कोडों को रखा जाता है, ऐसा नहीं कि कोड के मतलब ये C++, पाइथन, रूबी इसके जरिए ही लिखना है। सो दिस इज ऑल्सो अनदर वे ऑफ राइटिंग डाउन द कोड। तो हर एक प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम, इट इज बेसिकली अ प्रोग्राम जो हम लोगों ने लिखते हैं, तो इस जो प्रोग्राम को, हर एक प्रोग्राम का अपना एक वर्जन नंबर भी होता है, ताकि अगर हम लोग इसमें कोई चेंज करें, आई कैन चेंज द वर्जन नंबर, तो जिसे जो चाहिए वो उस पर्टिकुलर वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं, एंड इट कैन ऑटोमेटिकली गेट कंपाइल्ड एंड एडेड इनटू माय एप्लीकेशन ऑल्सो। तो इसलिए कंटेंट वर्जन दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। जनरली देखोगे हम लोग जब कंटेंट वर्जन को लिखते हैं, यहाँ पे देखो एक सैंपल भी दिया गया, नहीं सैंपल हम दिखाएंगे, 1.0.0.0 कोई एक स्ट्रक्चर, कोई एक फॉर्मेट यूज करो जिसके ऊपर बेस करके इट कैन बी यूज्ड। देन पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर, ये पैरामीटर होते क्या है, द वैल्यूज which are being provided when the deployment is executed to customize the resource deployment, ठीक है। द वैल्यू, कौन सा वैल्यू को लेके रिसोर्स बनेगा, वो जो वैल्यू है, दे आर एक्चुअली कॉल्ड द पैरामीटर, ठीक है। ये जो टेम्पलेट है ना, ये टेम्पलेट हम लोग कैसे दौड़ाते हैं, एक ही टेम्पलेट हम लोग रिपीट कैसे करते हैं, बाय चेंजिंग द वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर्स, ठीक है। तो हमने यहां पे लिखे है रिक्वायर्ड इज नॉट कंपल्सरी, ये तो एक्चुअली डिपेंड करते हैं, ठीक है, ये डिपेंड करते हैं हमने कैसे इसको लिखे हैं, क्योंकि पैरामीटर्स कैन बी बिल्ड फ्रॉम द रिसोर्स ऑल्सो। देन इट इज वेरिएबल, यू हैव वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल दे आर द वैल्यूज जिसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं इन JSON फ्रैगमेंट इन द टेम्पलेट टू सिंप्लीफाई द टेम्पलेट लैंग्वेज एक्सप्रेशन। ये भी कंपलसरी नहीं है, अगर जरूरत नहीं है तो इस्तेमाल मत करो, और जरूरत है तो इस्तेमाल कर लो। और रिसोर्स ये जरूरी है, क्योंकि यही डिक्लेयर करते हैं कि हमको क्या डिप्लॉय करना है। अच्छा एक चीज बोलूं, द रिसोर्स ऑल्सो कैन बी रिकैलकुलेटेड फ्रॉम द पैरामीटर, उल्टा है, रिसोर्स से पैरामीटर कैलकुलेट करवा जा सकता है, और पैरामीटर से भी रिसोर्स को कैलकुलेट करवा जा सकता है। एंड देन द लास्ट वन इज आउटपुट, वंस अगेन कंपलसरी नहीं है, मगर देना बेहतर है, ताकि जब काम बनेगा और काम खत्म होने के बाद एंड यूजर को क्या दिखेगा, द वैल्यू दैट विल गेट रिटर्न आफ्टर द डिप्लॉयमेंट, ठीक है। तो दीज आर बेसिकली द नेम ऑफ द एलिमेंट एंड देयर फंक्शन, कौन सा काम पे लगते हैं। ये देखो, इट इज बेसिकली अ वे, एक सिंटेक्स है जो कि पैरामीटर को हम लोग डिफाइन करने में लगते हैं। पैरामीटर को ऐसा करके डिफाइन किया जाता है, ये शुरू में हम लोग बोलते हैं पैरामीटर, ठीक है, शुरू में हम लोग बोलते हैं पैरामीटर, ठीक है, शुरू में हम लोग बोलते हैं पैरामीटर, उसके बाद वी डिफाइन द नेम ऑफ द पैरामीटर, फिर इसका टाइप को डिफाइन करते हैं। नाउ समटाइम यू मे डिफाइन ए डिफॉल्ट वैल्यू, समटाइम वी मे डिफाइन ए डिफॉल्ट वैल्यू, हम लोग यूजर को चॉइस दे सकते हैं, भाई अपना वैल्यू डालो, और अगर तुम नहीं डालोगे देन दिस विल बी द डिफॉल्ट वैल्यू। और ये जो चॉइस बोला ना, हम लोग कस्टमर को चॉइस दे सकते हैं, देन दे नीड टू बी केप्ट अंडर अलाउड वैल्यूज।
अलाउड वैल्यू में इट विल बी एन एरे ऑफ वैल्यूज, ठीक है। तो आई कैन इवन डिफाइन मिनिमम वैल्यू, आई कैन डिफाइन मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ, वो तो डिपेंड करेगा बेस्ड ऑन क्या वैल्यू, कौन सा वैल्यू, किसके लिए वैल्यू हमने डिफाइन की है, ठीक है। नेक्स्ट इज द मेटा डेटा पार्ट, एंड मेटा डेटा पार्ट देयर वी राइट द डिस्क्रिप्शन अबाउट द पैरामीटर, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि डायरेक्टली ऐसा कोई साइट भी नहीं है और ऐसा कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है जहां से वी कैन रेडिली क्रिएट एंड वी कैन ट्राई डूइंग एक्टिविटी। बेसिकली हर एक जगह पे, इवन माइक्रोसॉफ्ट का जो अपना learn.microsoft.com डॉक्यूमेंटेशन है, वहां पे भी अगर तुम लिखोगे हाउ टू बिल्ड अप एन ARM टेम्पलेट, वहां पे भी देखो कुछ हिट एंड ट्रायल मेथड है, ये करके देखो क्या आ रहा है, ये आ रहा है तो उसके साथ ये डालो, ऐसा करके खुद का एक्सपेरिमेंट करो, एक्सपेरिमेंट करके तुम स्क्रिप्ट को बनाओ। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ये जो हमने दिखाए थे ना कि कैसे सिंटेक्सों को रखा जाता है, यही एक एग्जाम्पल। पैरामीटर स्टोरेज स्टॉक कीपिंग यूनिट, टाइप क्या है, स्ट्रिंग, अलाउड वैल्यू ये है, व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू, स्टैंडर्ड LRS। मेटाडेटा में क्या लिखा गया, द डिस्क्रिप्शन, द टाइप ऑफ द रेप्लिकेशन टू यूज फॉर द स्टोरेज अकाउंट। तो दिस इज एन एग्जाम्पल कि पैरामीटरों को कैसे हम लोग लिखते हैं, हाउ डज द पैरामीटर्स आर बीन डिफाइंड। देन दिस इज हाउ द रिसोर्स दैट गेट डिप्लॉयड, ठीक है। देखो दिस इज हाउ द रिसोर्स दैट गेट डिप्लॉयड। क्या नाम है रिसोर्स का, रिसोर्स का नाम है माइक्रोसॉफ्ट स्टोरेज स्लैश स्टोरेज अकाउंट। And what is the stock keeping unit? Now the stock keeping unit will be picked up from the parameter value. ये जो पैरामीटर वैल्यू जो हमने दिए हैं, वहां पे हमने क्या वैल्यू चुने हैं, उसके ऊपर बेस करके इसका सेटअप बनेगा। तो रिसोर्स का सेटअप पैरामीटर के ऊपर बेस करके बन रहे हैं, ठीक है। देन व्हाट इज वेरिएबल, एज यूजुअल ऐसा करके वेरिएबल को डिफाइन किया जाता है। वैसे learn.microsoft.com में जाओ और उसमें जाके लिखो ARM टेम्पलेट, तो कुछ हेल्प मिल सकता है, मगर आई विल शो यू अ बेटर वे, आई विल शो यू अ बेटर वे कि कैसे हम लोग अपना टेम्पलेट को इस्तेमाल करेंगे, अपना खुद का टेम्पलेट बनाएंगे और उसके ऊपर बेस करके सीखेंगे, ठीक है। अपना खुद का टेम्पलेट कैसे हम लोग बना के उसके ऊपर काम करेंगे। चलो अपना अपना एज्योर पोर्टल में लॉगिन कर लो, अपना अपना पोर्टल में खोलो और लॉगिन करो। नॉर्मली हम क्या करते हैं, कोई भी रिसोर्स बनाने से पहले एक रिसोर्स ग्रुप बना लेते हैं ना। इस बार कुछ भी नहीं करेंगे, इस बार सीधा हम चला जाएंगे अपना वर्चुअल मशीन में, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे हमारे पास एक भी रिसोर्स नहीं है, खाली है, बिल्कुल ही खाली है, ठीक है। कोई भी रिसोर्स नहीं है, बिल्कुल ही खाली है। होम पे गए, वर्चुअल मशीन को चुनो, यहां पे क्रिएट बोलो। वैसे भी शेयर्ड अकाउंट जो लोग इस्तेमाल कर रहे हो, दे कैन नॉट क्रिएट
तो वो लोग अपना रिसोर्स ग्रुप का नाम पे ड्रॉप डाउन में से रिसोर्स ग्रुप को सिलेक्ट कर लो, और जो पेड अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हो या फ्री अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हो वो क्रिएट न्यू में जाके एक रिसोर्स ग्रुप का नाम बोलो, जैसे हमने बोले RG01, ठीक है। शेयर्ड अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं शंतु और शोंकित, डोंट क्लिक ऑन क्रिएट न्यू, रेदर से ड्रॉप डाउन में से उसको सिलेक्ट कर दो। अब वर्चुअल मशीन का एक नाम बोलो, वर्चुअल मशीन का एक नाम बोलो, फिर बोलो इसको कौन सा रीजियन में बनना है, ठीक है। सेंट्रल इंडिया देते हैं, अवेलेबिलिटी ऑप्शन जो डिफॉल्ट वैसे ही छोड़ते हैं, सिक्योरिटी टाइप जो डिफॉल्ट वैसे ही छोड़ते हैं, इमेज अब कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लोगे, ठीक है, तुम डिसाइड करो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लोगे। ऑपरेटिंग सिस्टम उतना खास नहीं है ये टेम्पलेट के लिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम ले सकते हैं। अच्छा एक काम करता है, चलो उबुंटू को ही लेते हैं, ठीक है, और उबुंटू 18 और जनरेशन 1, फिर मशीन का साइज डिफाइन कर दो, मशीन का साइज डिफाइन कर दो, कौन सा मॉडल लेना है, ठीक है। एन्क्रिप्शन टाइप क्या होगा, देखो लिनक्स को लेके काम कर रहे, अगर चाहते हो कि SSH बेस्ड लॉगिन हो, ठीक है, SSH बेस्ड लॉगिन हो, तो यू नो द प्रोसेस, यू रिक्वायर एक सेकंड रुको, यहाँ पे काफी सारे टर्मिनल ओपन हुए हैं, मैं उसको बंद कर दूं। ओके फाइन, तो आई कैन गो फॉर पासवर्ड, आई कैन इवन गो फॉर SSH पब्लिक की। तो अगर हम चाहते हैं कि थ्रू SSH पब्लिक की लॉगिन करे, तो यू रिक्वायर टू हैव योर प्राइवेट की एंड पब्लिक की RSA की, जो कि ऑलरेडी हम लोगों को मालूम है कैसे जनरेट किया जाता है। देखो यू डू नॉट हैव टू फॉलो एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग, इफ इट इज नॉट हैपनिंग इन योर सिस्टम। अगर तुम बोलोगे सर मैं तो विंडोज 8 इस्तेमाल कर रहा हूं, तो वहां पे कैसे होगा, मत करो, वहां पे पासवर्ड बोलो, ठीक है, मत करो, वहां पे पासवर्ड दे दो, वहां पे पासवर्ड दे दो, जहां पे होगा वहां पे ये दे दो। यहां पे देखो ऑलरेडी हमारे पास .ssh बोल के एक डायरेक्टरी है, जहां पे हम लोगों ने 2 की जनरेट करके रखे हैं, ID_RSA, ID_RSA.pub, 2 की जनरेट करके रखे हैं। तो ये जो की है ID_pub, इसको ओपन करो नोटपैड से, ID_RSA.pub, ठीक है, इसे कॉपी कर लो और पहले इसमें अपना नाम डालो, किस नाम से लॉगिन करोगे, फिर यहां पे जाके बोलो एग्जिस्टिंग पब्लिक की, और इस पब्लिक की को भी यहां पे डाल दो और वो एक्स्ट्रा स्पेस को हटा दो। फिर पब्लिक इनबाउंड पोर्ट में
दो चीज डालो, एक SSH और साथ साथ 80 पोर्ट को भी डाल दो, ठीक है। उसके बाद डिस्क में जाओ और डिस्क में it is showing me the size of the operating system disk, ऑपरेटिंग सिस्टम का डिस्क का साइज कितना बड़ा होगा और उसका कौन सा SSD होगा। SSD मतलब प्रीमियम SSD, स्टैंडर्ड SSD या स्टैंडर्ड HDD लोगे, देयर यू कैन मेक द चेंज। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डिस्क लगाता हूँ, क्रिएट एंड अटैच अ न्यू डिस्क, ठीक है। नेम डेटा डिस्क 0, इट इज अ एम्प्टी डिस्क, छोटा ही लेता हूं, ठीक है। एक छोटा डिस्क ले लिया, एक छोटा डिस्क ले ली, उसके बाद इसको ओके करो। अच्छा, इसे भी चेक करना भूलना नहीं, मतलब मशीन को बनाते वक्त मैं यहाँ पे एडिशनल डिस्क को ऐड कर देता हूं। उसके बाद नेटवर्क में जाओ और नेटवर्क में जो है डिफॉल्ट वही ले लो, सिर्फ एक ही चीज, डिलीट द पब्लिक IP एंड NIC, ठीक है। उसके बाद रिव्यू एंड क्रिएट में जाओ, नॉर्मली जैसा करता हूं हम लोग वैसा ही करो, करके इसको वैलिड बोलो, इसको वेरीफाई करने के लिए बोलो। अब देखो वैलिडेशन पास हो गए ना, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट मत करो, मत करो। Now I need this infrastructure to be presented in the form of a template. अब मैं चाहता हूं यहाँ पे जो सेटअप हमने दिए हैं ना, जो आगे जाके Azure के पास जाएगा, I need to see that entire infrastructure as a template. यहाँ पे देखो तुमको ऑप्शन दिया गया, डाउनलोड ए टेम्पलेट फॉर ऑटोमेशन, आ जाओ। देखो दिस इज द टेम्पलेट। हमने क्या बोले थे, टेम्पलेट में सबसे पहले आते हैं स्कीमा। सो हियर यू कैन सी इट इज शोइंग मी द स्कीमा। कौन सा वाला लैंग्वेज वर्जन इस्तेमाल करेंगे, ये काफी पुराना लैंग्वेज वर्जन इस्तेमाल कर रहा है। तो कंटेंट वर्जन क्या है, 1.0.0.0। अब इसमें पैरामीटर क्या क्या है, एक पैरामीटर है लोकेशन पैरामीटर जो कि स्ट्रिंग होगा, देन यू हैव द नेटवर्क इंटरफेस पैरामीटर, ठीक है। फिर यू हैव द नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप नेम पैरामीटर, देन यू हैव द नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप रूल पैरामीटर, देन यू हैव द सबनेट नेम पैरामीटर, वर्चुअल नेटवर्क नेम पैरामीटर। सो दीज आर ऑल पैरामीटर। ध्यान से देखो यहाँ पे एक भी वैल्यू नहीं है। हमको कौन सा पैरामीटर के ऊपर बेस करके काम करना है, जहां से रिसोर्स बनेगा वो यहाँ पे डिफाइन किया। तो कितने पैरामीटर है, देयर आर टोटल 23 नंबर्स ऑफ पैरामीटर जिसका जिक्र किया, और इन पैरामीटरों में से 6 रिसोर्स एक्चुअली बने हैं। देयर आर 6 रिसोर्सेस हु आर एक्चुअली गेटिंग टू गेट बिल्ड अप फ्रॉम दिस 23 पैरामीटर्स, ठीक है। नाउ वेयर आर द वैल्यूज, इसका वैल्यू कहां है, इसका वैल्यू यहां पे है, देखो इसका वैल्यू यहां पे है, देखा ना, इसका वैल्यू यहां पे है। अब बोलो इसे हमको डाउनलोड कर दे लो, प्लीज अलाउ मी टू डाउनलोड दिस वन, ताकि हम इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करके जो सेटअप इस मशीन के लिए दिए हैं वैसे ही आइडेंटिकल सेटअप के जरिए मल्टीपल वर्चुअल मशीन को बनाए, ठीक है। आइडेंटिकल सेटअप के जरिए मल्टीपल वर्चुअल मशीनों को बनाए। तो यहां पे बोलो डाउनलोड, देखो यहां पे इसने ऑलरेडी मेरे को ये डाउनलोड कर दी। तुम अपना डाउनलोड फोल्डर में देखो, template.zip बोल के एक फाइल दिखेगा वहां पे, template.zip, ठीक है। template.zip, उसे काट करो और काट करके अपना डेस्कटॉप में लेके आ जाओ, उसको काट करके अपना डेस्कटॉप में लेके आ जाओ।
फिर इसको यहां पे एक्सट्रैक्ट करो। इसमें तुम्हें दो जेसन फाइल दिखेगा, एक है द टेम्पलेट जेसन फाइल एंड अनदर वन इज द पैरामीटर जेसन फाइल। इसे एक्सट्रैक्ट करो ऑन योर डेस्कटॉप, ठीक है, अपना डेस्कटॉप में इसको एक्सट्रैक्ट करो। तो देखो यहां पे ये एक्सट्रैक्ट हो गए। You will find there is one template and another parameter। अभी मेरा यहाँ ये सिंबल थोड़ा सा हटके दिखा रहा है बिकॉज आई हैव विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल इनटू माय सिस्टम। मेरे मशीन पे विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल है, इसलिए इसका कुछ अलग ही रूप हमें नजर आ रहा है। जिसका मशीन में विजुअल स्टूडियो नहीं है ये शायद नॉर्मल दिखेगा या दूसरा कुछ दिखेगा। इसका व्यू कैसा है हमको भी मालूम नहीं है, क्योंकि हमारा घर का लैपटॉप और यहाँ का जो लैपटॉप दोनों का ही विजुअल स्टूडियो ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए हमको ऐसा ही देखते हैं। यहां तक पहले कंप्लीट करो, यू डू इट अप टू दिस मच एंड देन टेल मी, ठीक है। यहां तक पहले कंप्लीट करो और उसके बाद कंफर्म करो मेरे को कि यहां तक हो गए, ठीक है, यहां तक हो गए, कंफर्म करो। Now most of you have already reported कि ये बने भी है और आप लोग इसे डाउनलोड भी कर चुके हो, ठीक है, इसे डाउनलोड भी कर चुके हो, ठीक है। अभी जो काम करना है देखो, पहले इसको खोलो, ये जो टेम्पलेट है ना, टेम्पलेट को खोलो, डबल क्लिक मत करो, राइट क्लिक करो, ओपन विथ में जाओ और वहां से सिलेक्ट करो वर्डपैड, ठीक है, सिलेक्ट करो वर्डपैड। नोटपैड कभी कभी प्रॉब्लम करते हैं, इसलिए बेहतर है कि हम लोग वर्डपैड को सिलेक्ट करें। तो दिस इज व्हाट द टेम्पलेट दैट लुक्स लाइक। ये है वो टेम्पलेट, देखो, दिस इज द टेम्पलेट, फाइन। नाउ वंस ए टेम्पलेट इज रेडी, अब तुम थोड़ा इधर उधर करके, इधर देख के उधर देख के, यू कैन डू एक्सपेरिमेंट। वो भी कहां से देख के करोगे मैं बता रहा हूं बाद में। चलो पहले टेम्पलेट वाला फाइल में कुछ चेंज मत करो, टेम्पलेट जैसा है वो इसको ऐसे ही रहने दो, उसको बंद कर दो, इसमें हमको कुछ चेंज करना है नहीं। पैरामीटर वाला फाइल को खोलो, सबसे पहले पैरामीटर वाला फाइल को खोलो, उसे भी वर्डपैड के जरिए ही ओपन करना, पैरामीटर वाला फाइल को भी वर्डपैड के जरिए ही ओपन करना। ये जो नेटवर्क इंटरफेस नेम बोले हैं ना, जिसका वैल्यू ये दिए है, पहले उसमें एक छोटा सा चेंज करो, VM01-NIC1, ठीक है, उसका नाम चेंज करो। नीचे आओ, सबनेट का नाम जो यहां पे डिफॉल्ट बोले है, डिफॉल्ट को हटा के सबनेट 1 लिखो। ठीक है, सबनेट का नाम में इसमें सबनेट 1 चेंज करो। नीचे जाओ, यहां पे देखोगे एक ऑप्शन है पब्लिक आईपी एड्रेस नेम, जो कि VM01 IP लिखे है, उसको PIP कर दो। ठीक है, उसको चेंज करके PIP करो, मतलब पब्लिक IP। आगे बढ़ते हैं,
यहाँ पे और एक पैरामीटर आते हैं, मगर ये देखो एडमिन पब्लिक की वैल्यू क्या दिख रहा है, नाल दिख रहा है ना, डबल कोट करके उसमें वो जो पब्लिक की हम लोगों ने कॉपी किए थे, ठीक है, जो पब्लिक की हम लोगों ने कॉपी किए थे, cd.ssh then notepad id underscore rsa.pub, इसे कॉपी कर लो, सॉरी कंट्रोल ए कंट्रोल सी, फिर यहाँ पे उसे पेस्ट करो और कोट को क्लोज करो। ठीक है, एडमिन पब्लिक की कॉपी करो, पेस्ट करो, मगर डबल कोट के भीतर रखो। हाँ जी बोलो। सर मैं आईडी पासवर्ड से बनाया है, तो आप पासवर्ड में कुछ चेंज करूं मैं इधर? हाँ, पासवर्ड में आप पासवर्ड डाल दो, डबल कोट के भीतर पासवर्ड लिखो। अच्छा, जिसने पब्लिक की नहीं किए हो, पासवर्ड बनाए हो, देखो एक पैरामीटर आएगा एडमिन पासवर्ड बोल के, उसमें वैल्यू कुछ नहीं है ना, डबल कोट के भीतर तुम जो पासवर्ड देते हो वही पासवर्ड लिख दो। इसे अभी सेव कर दो। ठीक है, तो एक छोटा सा चेंज हमने पैरामीटर वाला फाइल में कर दी। अब सवाल है इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, हम एज्योर को बोलेंगे कैसे कि अभी हम थ्रू वो कॉमन विजार्ड वर्चुअल मशीन को नहीं बनाएंगे, हम तुमको रेडिली अवेलेबल टेम्पलेट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है, जिसके ऊपर बेस करके तुमको काम करना है। देंगे कैसे? चलो वापस चलते हैं अपना पोर्टल में वापस आ गए। कस्टम लिखो, लिखने पर तुम्हारे पास एक लंबा लिस्ट आएगा, उसमें देखो एक है डिप्लॉय ए कस्टम टेम्पलेट, डिप्लॉय ए कस्टम टेम्पलेट। ठीक है, डिप्लॉय ए कस्टम टेम्पलेट। GitHub is actually a location where from you can download code, है ना। GitHub is a version control repository where from we can download the codes. So you can find they have already provided you link to the GitHub where from you can get lot of readily available code। यहाँ पे देखो lot of readily available code for the template यहाँ पे दिए हैं, MySQL, HA, PSX वगैरह 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 वगैरह, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है।
ठीक है, बहुत कुछ है यहाँ पे, रेडिली अवेलेबल कोड बहुत कुछ है। ठीक है, हमें अभी ये नहीं चाहिए, हम तो अपना खुद का कोड इस्तेमाल करेंगे। गिट हब वाला कोड नहीं, मैं अपना खुद का कोड इस्तेमाल करूंगा। तो बोलो बिल्ड आवर ओन टेम्पलेट इन द एडिटर। खुद का टेम्पलेट बनाऊंगा एडिटर में। दिस इज बेसिकली कस्टम डिप्लॉयमेंट, इट गिव्स मी एन एडिटर जिसमें हम लोग खुद का कोड लिख सकते हैं। इसे क्लिक करो। ठीक है, देखो यहाँ पे दे हैव प्रोवाइडेड मी द स्ट्रक्चर, ये लिखो, मगर मैंने तो ऑलरेडी स्क्रिप्ट लिख चुका हूं। यहाँ पे तो और अपना हाथ से लिखने का कोई सवाल आते नहीं है। तो बोलो इट इज ऑलरेडी देयर, सो प्लीज लोड द फाइल। A template is already been created, so please load the file. लोड फाइल में जाके अपना डेस्कटॉप को दिखा दो, कहाँ है टेम्पलेट, ये है टेम्पलेट, दिखा दो, दिस इज द टेम्पलेट। ओपन। ठीक है, ये देखो वो टेम्पलेट अपलोड हो गए। ठीक है, इसको सेव करो। अब थोड़ा सा ध्यान दो, अब देखो यहाँ पे वो सिर्फ वही वाला पैरामीटर को हमको दिखा रहा है जिसके ऊपर हमको काम करना है ना। ये हमें सिर्फ वही पैरामीटर दिखा रहा है जिसके ऊपर हमको काम करना है, क्योंकि हम इसी पैरामीटर के ऊपर बेस करके ही तो मल्टीपल वीएम को बनाते हैं। अब इसमें मैं हाथ से वैल्यू नहीं लिखूंगा, क्योंकि वैल्यू को भी तो मैं दूसरा फाइल में रखा हूं ना। सो बोलो एडिट पैरामीटर। अब पैरामीटर वाला फाइल में जाओ, फाइन, उसे सेव करो। ठीक है, देखो यहां पे सेव हो गए ना। सिलेक्ट द रिसोर्स ग्रुप देने के साथ साथ ही तुम देखोगे नीचे सारे सेटअप चेंज हो गए, सेंट्रल इंडिया आ गए, वगैरह वगैरह वगैरह, सब कुछ आ गया यहाँ पे। ठीक है, सब कुछ आ गए। ये वैल्यू तो मैंने यहाँ पे दिए पहले, फिर से इसको क्या हो गया। एक्चुअली क्या है कि फॉर सिक्योरिटी इट डोंट अलाउ अस टू स्टोर इट देयर एवरी टाइम इट कम्स। खैर कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इसको अब रिव्यू करने के लिए बोलो। सर मेरा रीजन, सर मैंने सेंट्रल इंडिया चूज करा था, लेकिन वो ईस्ट यूएस आ यूएस रहा है। तुम रिसोर्स हाँ ग्रुप को पहले चुनो, देखोगे वो ऑटोमेटिकली सर, चेंज हो जाएगा। चूज कर लिया सर, उसके बाद भी सर सेम आ रहा है। एक बार दिखाओ। ठीक है। अच्छा, वो शेयर करते करते काम कर लेते हैं, हम इसको क्रिएट करने के लिए बोल देते हैं। देखो वही वाला आया ना,
नॉर्मल वीएम जब डिप्लॉय करते हैं जो स्क्रीन पे दिखता है डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस, वही वाला स्क्रीन आ गया है ना। इसको क्या हो गए, NIC01, एक सेकेंड रुको मैं देख लूं इसको क्या प्रॉब्लम हुआ। अच्छा समझ गया क्या हुआ, समझ गया प्रॉब्लम क्या हुआ। इसका जो नाम लिखा गया था ना, इसका नाम में ही प्रॉब्लम हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा इसने शेयर किया क्या? सर मैं करूँ? हाँ शेयर करो। सर स्क्रीन दिखे तो बताएं। हम्म, दिख रहा है। सर ये देखिए, ये इसमें रीजन जो है वो ईस्ट यूएससी लाइक सर इसको दिखा रहा है। ठीक है वो दिखाएगा, मगर तुम्हारा लोकेशन क्या बना है देखो ना नीचे। वो तो सर है, सेंट्रल इंडिया सिलेक्ट हो गया, लेकिन रीजन में सेम ही वो दिखा रहा है कोई सर। प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि तुम्हारा रीजियन ये सैंडबॉक्स का रीजियन ही दिखाएगा। तुम रेस्ट्रिक्टेड अकाउंट में काम कर रहे हो ना, इसलिए फुल चेंज तुम्हारे यहाँ होगा नहीं। ओके सर, तो सर मैं रिव्यू क्रिएट कर दूं? एक काम करो, ये जो लास्ट में 1 लिखे हो ना, वो 1 को हटा दो। ये लास्ट में नंबर देने से काम प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है एक बार काम करो ना तुम, रिव्यू एंड क्रिएट, थोड़ा सा नीचे आओ, 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 नीचे चलो, नीचे चलो, नीचे चलो। ठीक है रिव्यू एंड क्रिएट करो। ये तो वैलिडेशन पास मेरे को भी बोले थे, अब क्रिएट करो। तो डिप्लॉयमेंट फेल हो गया था, तो अभी मैं डिलीट कर रहा हूँ। डिप्लॉयमेंट अगर फेल हो गया तो डिप्लॉयमेंट को डिलीट कर दो। ठीक है डिप्लॉयमेंट को डिलीट करो, यहाँ पे डिलीट ऑप्शन आएगा, हम लोग फिर से उसको डिप्लॉय करेंगे। जस्ट वो फाइल में जाके एक छोटा सा चेंज करना है। बस इसका सर भी वही है। ठीक है ठीक है समझ गया समझ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सर। सर रीजन तो डिलीट एक ही कर है। दो डिप्लॉयमेंट? डिलीट ऊपर में डिलीट है ना, उसको डिलीट करो। हाँ डिलीट करो, उसको डिलीट करो। सर कर रहा है सर। ठीक है हाँ हम भी जी। यहाँ पे आ गए। जो रिसोर्स बने हैं उसको डिलीट कर दो। हम लोग फिर से उसको बनाएंगे एक छोटा सा चेंज करके। पैरामीटर वाला फाइल है, हमको समझ में आ गया क्यों प्रॉब्लम हुआ। ये जो नाम हम लोगों ने चेंज किए था ना, डिफॉल्ट को छोड़ के सबनेट 1, ठीक है इसको फिर से डिफॉल्ट कर दो, बाकी कुछ नहीं। क्या है कि सबनेट। हाँ जी सबनेट नेम जो कि हम लोग चेंज किए थे, अपना जो NIC है ना, वो NIC उसको जो लिंक है वो NIC का लिंक इस नाम के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए फेल हो गए।
ठीक है, इसका नाम जो है डिफॉल्ट है, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे देखोगे अपना टेम्पलेट में समवेयर इन द रिसोर्स, ये जो रिसोर्स है ना, तो रिसोर्स में दे आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर नेम। ठीक है, द नेम दैट इज गेटिंग यूज, डिफॉल्ट वाला नाम यहाँ पे कहीं ना कहीं यूज हो रहा है, एंड दैट वाज द रीजन ऑफ द फेलियर। उसको वैसे ही रखो और आगे बढ़ते हैं। चलो फिर से रिसोर्स डिलीट हो चुके हैं, हम लोग वही करेंगे, डिप्लॉय ए कस्टम स्क्रिप्ट। लोड फाइल टेम्पलेट, सेव करते हैं, एडिट पैरामीटर में गए, जाके लोड फाइल में जाओ और यहाँ पे पैरामीटर फाइल को लोड करो। ठीक है, इसे भी सेव करो। यहाँ से RG01 दे दी, रीजनल लोकेशन। ठीक है, इसको कॉपी कर लो फिर से, ये की के वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं। रिव्यू एंड क्रिएट बोलो और फिर से एक बार ट्राई करो। Yes, sir. Deployment is successful. होगा, वही कारण था, बोला ना। इस बार देखो ना, हो गए फटक से, देखा बन गए, क्योंकि इसका जो रिलेशन था, इसका रिलेशन था उस डिफॉल्ट नाम के साथ। नहीं, एक वर्चुअल मशीन बनाना मेरा काम नहीं है, अभी ऐसा ही दूसरा एक वर्चुअल मशीन भी हम बनाऊंगा, मगर बनाने से पहले एक बार ध्यान से देखो यहाँ पे क्या क्या बने हैं। वर्चुअल मशीन बन रहे, NIC बने हैं, एक नेटवर्क को भी बनाए हैं इसने, इस नेटवर्क को भी बनाए हैं। डिप्लॉयमेंट डिटेल्स में जाने से तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे पब्लिक IP, NSG, VNet, डेटाडिक्स, NIC और VM, ये सारे चीज बने हैं, है ना। वाओ 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 वाओ। नहीं, डिप्लॉय कुछ डाउनलोड मत करो, ये गलती से हो गए। ठीक है, अच्छा, अब मैं फिर से ये पैरामीटर फाइल को ओपन करूंगा और पैरामीटर फाइल में हम जाके बोलेंगे रिप्लेस करो, किसे, VM01 को VM02 के साथ, VM02 के साथ रिप्लेस करो। हो गया रिप्लेस, अब इसे सेव कर दो। ठीक है, रिप्लेस जब हो गए तो इसे सेव कर दो, रिप्लेस जब हो गए तो इसे सेव कर दो। सेव करने के बाद फिर से आओ, डिप्लॉय कस्टम टेम्पलेट, लोड द फाइल। मेरा टेम्पलेट में कुछ चेंज होगा नहीं, वही वाला टेम्पलेट लोड होगा। सेव करो और सेव करने के बाद एडिट पैरामीटर में जाके वो जो पैरामीटर वाला फाइल है, ठीक है, जो पैरामीटर वाला फाइल है उसे सिलेक्ट कर दो।
उसे सिलेक्ट करो और यहाँ पे सेव करो। एक ही चेंज करना है, यहाँ पे अपना रिसोर्स ग्रुप को दिखा दो और हाँ एंड में जाके इसे भी चेंज करो, एग्जिस्टिंग पब्लिक की, और इसमें पब्लिक की को पेस्ट करो। बोल के बोलो रिव्यू एंड क्रिएट, और क्रिएट करने के लिए बोलो। इस मशीन को भी बनने दो। अब डिप्लॉयमेंट डिटेल्स में ध्यान देना, whether anything is not getting created. Actually, what has happened, let me tell you. The virtual network is also getting created in the link with the virtual machine. हर एक वर्चुअल मशीन के लिए वो अपना नेटवर्क बना के दे रहे हैं, ठीक है। हर एक वर्चुअल मशीन के लिए वो उसका खुद का नेटवर्क बना के दे रहा है, इसलिए इसमें चेंज नहीं दिखे, इसमें चेंज नहीं दिखे। अदरवाइज क्या है कि वो मल्टीपल आइडेंटिकल वर्चुअल मशीन बना देते और हर एक वर्चुअल मशीन के लिए, ठीक है, ये जो नेटवर्क का नाम बने थे, हम शायद वहीं पे नजर नहीं डाले थे। जो नेटवर्क का नाम वहां पे बने थे, यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क का जो नाम बने थे, मेरे ख्याल से उसके साथ भी वर्चुअल नेटवर्क का जो नाम बने थे, ये एक्चुअली वीएम के नाम के साथ ही बने थे। वो मेरे को एक्चुअली फर्स्ट जो टेम्पलेट जो बनाए थे उसमें ही ध्यान देना चाहिए था, तो वो नहीं दिए, इसलिए हर एक वर्चुअल मशीन के लिए वो अपना नेटवर्क बना रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज इट कुड हैव क्रिएटेड वन वर्चुअल नेटवर्क और बाकी सारे नेटवर्क को, माने वर्चुअल मशीन को उस नेटवर्क के भीतर रख देते। मगर क्या है कि देखो, आई एम बेसिकली क्रिएटिंग मल्टीपल वर्चुअल मशीन, मगर वर्चुअल मशीन को बनाने के लिए हम एक बार भी वर्चुअल मशीन वाला जो मैनेजमेंट ब्लेड उसको इस्तेमाल नहीं किए, क्योंकि जनरली जिन हार्डवेयर सेटअप के ऊपर बेस करके हमको वर्चुअल मशीन मिलते हैं, हम वो सारे सेटअप अपना टेम्पलेट के जरिए ही डिफाइन कर दी। वो सारे सेटअप हम अपना टेम्पलेट के जरिए ही वहां पे डिफाइन कर दी, ठीक है। तो कैसे have you able to create the virtual machine using the template? Yes sir, it's created. कितने बनाए हो, एक या दो? दो सर। एक सर, एक बने हैं ना सक्सेसफुली? हाँ जी सर, हाँ जी। और नो? কি বানাও স্যার? একই भास्कर दूसरा बना लो। সেকেন্ড ওয়ানটা তৈরি করছি স্যার। ओके, कुमार सौरभ, ये फिर से गायब हो गए। अरिजीत, सर गायब नहीं हुआ, मैंने क्रिएट कर लिया। एक्चुअली क्या है सर, मेरा ना एक दूसरा सेशन, मतलब दो टैब में बना रहा हूँ, तो आपका सेशन एक टैब में चल रहा है और दूसरे एक टैब, मतलब दूसरे टर्मिनल में मैं वीएम क्रिएट कर रहा हूँ। अनम्यूट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है। अरिजीत, विवेक,
हाँ सर 26 सेकंड सर। पिंटू हाँ सर। एक बने है ना सर एक बन गया, सेकंड वाला बना रहा हूँ। ठीक है হ্যালো স্যার, হ্যালো बोलो। হ্যাঁ স্যার শুনতে পাচ্ছেন স্যার? প্রবলেম করছে আর কি ল্যাপটপে। হ্যাঁ স্যার করেছি, দুটোই হয়ে গেছে। Fine. ওকে স্যার। Then delete all the virtual machines. I mean, you don't have to delete the virtual machine. Now delete the resource group. Fine. Delete the resource group. ठीक है? Delete the resource group and all the resources that you have created, they will get deleted. इसको delete कर दो। So guys, ये है वो तरीका जिसे हम लोग इस्तेमाल करके अपना जो डिप्लॉयमेंट है उस डिप्लॉयमेंट को ऑटोमेट कर सकते हैं। अब क्या है कि इसमें वी कैन मिक्स अप बोथ द टेम्पलेट। हम लोग पहले एक वेस इमेज बना लेते और उसके बाद अपना टेम्पलेट में अगर उसी वेस इमेज का जिक्र कर लेते तो इसमें इंस्टॉल भी होता। ठीक है, इसमें इंस्टॉल भी होते बेस्ड ऑन द आइडेंटिकल हार्डवेयर सेटअप, और उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग हमको मिलता ऑन द वेस, वो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग भी आइडेंटिकल ही मिलते। ठीक है, so guys, this is all about आज वाला क्लास। In our next class we will see कि how the Azure platform is helping us to get the high availability and scaling functionality। हाई अवेलेबिलिटी और स्केलिंग फंक्शनलिटी कैसे हमको Azure प्लेटफॉर्म से मिलते हैं। ठीक है, मतलब यूनिट नंबर 8 विल गो फॉर यूनिट नंबर 8, सॉरी मॉड्यूल नंबर 8। हम लोग मॉड्यूल नंबर 8 को करेंगे। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर। सर मुझे 2 मिनट सर मैं फोन कॉल करूं क्या? मुझे एक क्वेरी थी थैंक यू सर। सर, थैंक यू।